अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ चुका है। शुरुआत 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर से करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज देखिएगा, इसकी जो हिस्ट्री है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तस्वीरें देखें आप पहले। इस दफ्तर से कई मेमोरीज हैं, कई लोगों की मेमोरीज है। इस दफ्तर का एक एंड 10 जनपद में खुलता है, लेकिन अब वो देखिए, और उसका एंड क्यों बदला गया ये हम आपको बताने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें टेक। आज से दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर का पता बदल गया है। 24 अकबर रोड से कांग्रेस अपने नए मुख्यालय 9A कोटला रोड में शिफ्ट हो गई है। नए ऑफिस को इंदिरा भवन नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया। इंदिरा गांधी की दीवार, इंदिरा भवन की दीवार पर डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ और जस्टिस जैसे शब्द लिखे हैं। कांग्रेस के मुताबिक नए मुख्यालय की स्थापना इन्हीं की बुनियाद पर हुई है। चुनावी रैलियों में इन शब्दों की चर्चा आप काफी सुनते होंगे। 2009 में इस दफ्तर की नींव पड़ी, जो 15 वर्षों में बनकर तैयार हुई। 5 मंजिला इस इमारत में 70 कमरे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक हाईटेक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। बीच में हाफ सी शेप में रिसेप्शन है। ठीक उसके पीछे खान पान के लिए कैंटीन है। दाईं तरफ मीडिया प्रभारी का दफ्तर है, उसके साथ टीवी डिबेट करने के लिए छोटे छोटे साउंड प्रूफ चेंबर्स। ठीक उसके बगल में पत्रकारों के बैठने का कमरा है। पुराने दफ्तर 24 अकबर रोड की तर्ज पर मीडिया को बिना अनुमति हर जगह जाने की इजाजत नहीं है। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए हाईटेक एक्सेस कार्ड होगा। ऐसे में पहले अपॉइंटमेंट मिलने पर ही जाने की अनुमति होगी। फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है और अलग अलग विभागों के लिए 18 कमरे हैं। सेकंड फ्लोर पर राष्ट्रीय सचिवों के लिए 24 कमरे बने हैं। थर्ड फ्लोर पर स्वतंत्र प्रभार वाले प्रभारियों के लिए करीब 18 कमरे हैं। चौथी मंजिल पर संगठन महासचिव और कोषाध्यक्ष समेत पार्टी महासचिवों के लिए 12 बड़े कमरे हैं और 5वीं मंजिल पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के 3 बड़े दफ्तर हैं। पूरी इमारत के में तस्वीरों के जरिए कांग्रेस के इतिहास को घेरा गया है। इन तस्वीरों में गांधी परिवार से अनबन और कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को भी जगह दी गई। इनमें नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता शामिल हैं। कांग्रेस मुख्यालय भले ही 24 अकबर रोड से शिफ्ट हो गया, लेकिन 47 साल तक कांग्रेस का हेडक्वार्टर रहे इस बंगले का अपना एक इतिहास है, अपना एक चार्म है, अपना एक ऑरा है। पार्टी ने यहीं रहते कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यह इमारत कई अहम फैसलों, नीतियों और घटनाओं की गवाह रही है। 1978 में जनवरी की ठंड में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने इस बंगले को अपना ऑफिस बनाया। तब कांग्रेस विपक्ष में थी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद की चुनौतियों का सामना कर रही थी। उस वक्त 24 अकबर रोड आंध्र प्रदेश के सांसद जी वेंकट स्वामी को आवंटित किया गया था। इससे पहले 1961 में यह बंगला म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली आंग सान सू की का भी घर हुआ करता था। जब उनकी मां भारत में राजदूत थी, उस वक्त पंडित नेहरू ने इसे बर्मा हाउस नाम दिया था। लेकिन भारत की राजनीति में इस बंगले की पहली धमक 1980 में दिखी। उस वर्ष इंदिरा गांधी 350 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद 1984 में राजीव गांधी ने 400 से ज्यादा सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उनके बाद पार्टी नेता नरसिम्हा राव और फिर मनमोहन सिंह ने भी 24 अकबर रोड में मुख्यालय रहते ही अपनी सरकारें बनाई। इस दौरान यह दफ्तर कांग्रेस के 7 अध्यक्षों के कार्यकाल का भी साक्षी रहा, जिनमें एक राहुल गांधी भी थे। हालांकि 1998 में पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी को जिस तरह से हटाया गया, उसे लेकर काफी विवाद हुआ। तब केसरी की जगह सोनिया गांधी को पार्टी प्रमुख बनाया गया था। 2004 में इसी दफ्तर से राहुल गांधी ने राजनीतिक पदार्पण किया और आज वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद लोकसभा में एंट्री मारी, तो भी जश्न का गवाह 24 अकबर रोड ही बना। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों की राजनीति का ये बंगला साक्षी रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए लकी चार्म रहा 24 अकबर रोड 2014 के बाद से उसके लिए अनलकी साबित हुआ, ये कहा जा सकता। यहीं रहते लगातार 3 लोकसभा चुनाव में उसकी करारी हार हुई। आज तक पार्टी अपना पुराना सियासी रुतबा पाने के लिए तरस रही है। इस इमारत की एक खासियत इसका 10 जनपद से जुड़ा होना है। वर्षों पहले यहां भारतीय युवा कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था। बाद में राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी को आवंटित कर दिया गया। पिछले 4 दशकों से 10 जनपद और 24 अकबर रोड के बीच अटूट संबंध बना रहा है। आपने कई बार राहुल गांधी को 10 जनपद से वॉक करते हुए, सोनिया गांधी को 10 जनपद से वॉक करते हुए 24 अकबर रोड में जाते हुए देखा होगा।
वैसे 140 साल के इतिहास में कांग्रेस का पता कई बार बदला है। आज़ादी से पहले इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के आनंद भवन परिसर में बना स्वराज भवन कांग्रेस का मुख्यालय हुआ करता था। 1947 के बाद पार्टी मुख्यालय नई दिल्ली में 7 जंतर मंतर पर शिफ्ट हो गया। 1969 में कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तब इंदिरा गांधी की कांग्रेस 7 जंतर मंतर से निकल गई। उन्होंने पार्टी के वफादार MV कृष्णप्पा के निवास 21 विंडसर पैलेस में अस्थायी पार्टी ऑफिस बनाया। 1971 में कांग्रेस ऑफिस 5 राजेंद्र प्रसाद रोड और फिर वहां से 1978 में 24 अकबर रोड पर आ गया और अब लेटेस्ट एड्रेस 9A कोटला रोड है। एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस दफ्तर का पता भले ही 9A कोटला रोड है, लेकिन उसे जमीन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आवंटित हुई थी। अब यह बड़ा रोचक फैक्ट है, ध्यान से देखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक थे। ऐसे में कांग्रेस ने नए ऑफिस का मुख्य द्वार पीछे की तरफ कर दिया जो कोटला रोड पर खुलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेन एंट्रेंस फ्रंट की तरफ होता तो वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खुलता। ऐसे में एड्रेस पर दीनदयाल मार्ग का नाम आता, इसीलिए पार्टी ने फ्रंट एंट्रेंस के बजाय बैकडोर एंट्री को चुना। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लुटियन जोन में भीड़ भाड़ की वजह से सभी पार्टियों को अपना दफ्तर बदलने का निर्देश दिया था। इसके बाद सबसे पहले बीजेपी ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना ऑफिस बनाया। अब कांग्रेस ने भी अपना नया ठिकाना बीजेपी के पड़ोस में बनाया। तमाम पुराने नेताओं को यहां बुलाया गया। दिलचस्प बात यह है कि जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ गए हैं उनकी भी तस्वीरें अंदर लगाई गई है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद की या गांधी परिवार से जिनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी, इनकी तस्वीरें भी अंदर लगाई गई हैं। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग, इट हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम द सॉइल ऑफ आवर कंट्री एंड इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। भवन में जो भी पर्दे से लेकर के फर्नीचर से लेकर के नलके तक, या आप कहें कि फर्श का कलर या रंगाई पुताई का रंग, ये सब कुछ प्रियंका गांधी की पसंद से तय हुआ है और प्रियंका गांधी ने सब कुछ तय किया है। और 46 साल बाद कांग्रेस का नया मुख्यालय 24 अकबर रोड से बदलकर 9 कोटला मार्ग होगा। जिनको भी आप टीवी पे सुन रहे थे, कुमार विक्रांत ने ही सबसे पहले इस एड्रेस की एक एक इंटरनल डिटेल हमारे सामने लेकर आए। देखिए, 47 साल पहले इंदिरा गांधी सर्द जनवरी में नए दफ्तर गए और 47 साल बाद फिर सर्द जनवरी में ही नए मुख्यालय में कांग्रेस का प्रवेश हुआ। दोनों ही समय ऐसे रहे जब कांग्रेस विपक्ष में रहकर चुनौतियों से जूझ रही थी। तब इंदिरा गांधी के सामने आपातकाल के बाद वापसी का चैलेंज था, तो अब राहुल प्रियंका के सामने सत्ता का सूखा खत्म करने की चुनौती है। इंदिरा गांधी तो प्रचंड जीत के साथ सियासी इम्तिहान में पास रही। अब देखना यह है कि राहुल प्रियंका की जोड़ी नए दफ्तर से क्या कमाल कर पाती है। और इसमें पहला पड़ाव है दिल्ली का चुनाव। मान सकते हैं कि नहीं? खैर, इस दफ्तर में आज बहुत कुछ हुआ, अब उसकी बात करते हैं। इसी कांग्रेस ऑफिस से राहुल गांधी ने आज 2 बड़े हमले किए। राहुल गांधी के टारगेट पर नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस थी। राहुल गांधी संघ पर आज इतने आक्रामक थे कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मोहन भागवत का आचरण राजद्रोह के समान है और वो किसी और देश में होते तो गिरफ्तार हो जाते। दरअसल 13 जनवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत इंदौर में थे। यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। राहुल गांधी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भागवत जी ने जो कहा है वो राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। एक बार सुनिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा था और राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा। पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि
अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. वैसे मोहन भागवत पर सीधा हमला करने के बाद राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और संघ से नहीं है, बल्कि इन दोनों ने भारत की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयान में इंडियन स्टेट का उपयोग राजनीतिक तौर पर केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए किया। हालांकि इंडियन स्टेट में सिर्फ केंद्र सरकार या भाजपा शासित राज्य नहीं है, बल्कि पूरा देश है जिसके अधिपति राष्ट्रपति है। समझने वाली बात यह भी है कि कानूनी तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंडियन स्टेट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा और व्याख्या की गई है। वैसे इस परिभाषा को एक तरफ रख दें तो राहुल गांधी का बयान राजनीतिक है और अब इस पर खूब राजनीति हो रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी काफी गुस्से में है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता ने ही पार्टी का घिनौना सच उजागर कर दिया है। वो इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने कहा कि वो भारत से लड़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह देश जानता है, जबकि कांग्रेस के नेता नाना पटोले का कहना है कि राहुल गांधी ने सही कहा है, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। कुल मिलाकर आज राहुल गांधी का बयान और उस पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया ट्रेंड करती रही। फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है कि यह इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है? जो भी कर रहा है भाई, आपने शपथ ली है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। अपराधी कोई है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि सेक्शन 152 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इस तरह के बयान देता है तो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशेबल विद 7 years of imprisonment। बड़े मुश्किल से हमारे देश को आज़ादी मिली, और वो आज़ादी अगर हम अपने धर्मों के नाम से अगर विभाजित करना चाहते हैं और देश को तबाह करना चाहते, तो इस बात का कंटेम्प्ट सबने करना चाहिए। जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। जो सोरोस के भक्त हैं वो राम भक्तों की बात कैसे समझ सकते हैं?
नहीं समझेंगे वो।